बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के दौरान बहुत अहम बातें की हैं। एक बात तो ये कि एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पेशकश की गई थी कि वो इस्तीफ़ा दे दे। साथ साथ उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कि जो रेफरेंस हुआ, उन्होंने कहा कि ये गलती थी, लेकिन वजारत कानून की जानिब से उन्हें ये कहा गया था। अब वफाकी वज़ीर कानून जो साबिक़ा हैं बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब, वो अब उस बात की वजाहत करेंगे, जवाब देंगे कि क्या था मामला। कहते जी मुझे बताया गया था कि उनकी गैर मुल्की जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इस वजह से हमने रेफरेंस बना के भेजा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। उस्मान बोजदार साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको हटाने की ज़रूरत नहीं थी, और साथ साथ ये भी कहा कि ऐसे लोग जो है वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस थे। साथ साथ इमरान खान साहब ने जो सिलेक्शन है लोगों की, उसके ऊपर भी कहा है कि वो अब आइंदा वो ख़ुद करेंगे, टिकट्स जो है ना वो लोगों को देख के देंगे। साथ साथ जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उसके बारे में भी कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस भेजेंगे। नाम इमरान खान साहब की तरफ से आया था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मगर अब वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। तो अब ये जो इमरान खान साहब के इक़्तिदार से दूरी के दिन बढ़ते जाएंगे, शायद इस तरह के बहुत सारे मज़ीद इंकशाफात आते जाएंगे। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत जो है उसे भी जो हुकूमत साजी है, काबीना है, उसमें शदीद मुश्किलात का सामना है। अगरचे जो इब्तदाई फ़हरिस्त है वो कमो बेश मुकम्मल हो गई है, 2 दर्जन से ज़ायद वज़रा उसमें शामिल हैं, लेकिन ख़ासी तगोदो करनी पड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, अपनी जो दीगर जमातें हैं उनको साथ राज़ी रखने के लिए। मिनिस्ट्रीज़ के नामों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो होती रही हैं, और ये आगे मामला कैसे चलेगा ये भी एक बहुत अहम सवाल है। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असम्बली में नए इलेक्शन की बात की है। मौलाना साहब कहते हैं कि जी इंतखाबी इस्लाहात और जो दूसरे मामलात हैं वो जैसे ही मुकम्मल होते हैं फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए, हम इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो मामला है इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। साथ साथ पंजाब के अंदर भी एक कन्फ्यूजन है, एक आइनी बहस जारी है। गवर्नर साहब को काबीना ने, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा जी हटा दें। प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी वो फ़िलहाल काम जारी रखें। वो कहते हैं मैं अभी ये भी देख रहा हूँ कि उस्मान बोजदार साहब का जो इस्तीफ़ा था वो ठीक था या नहीं था, एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट तलब कर लिए। तो एक कानूनी बहस के अंदर इस पूरे जो सियासी जो गुत्थी है उसको मज़ीद जो है उलझा दिया गया है। तमाम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब हुकूमत के साबिक़ तर्जुमान मोहतरम जनाब हसन खावर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शहज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, लेकिन उससे पहले साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब से ये मामला के ऊपर थोड़ी सी कानूनी रहनुमाई ले लें। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे आज इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जी रेफरेंस भेजेंगे, और ये नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था, तो अब वो किस बेसिस के ऊपर ये रेफरेंस होगा और कितना ये मजबूत होगा ये मामला? देखिए, अब ये कह देना कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था, जो लोग अगर कोई हैं भी बिहाइंड द सीन, तो असल में जो लोग ऑन द सीन है, आया उनकी कॉन्सेंट इसमें शामिल थी कि नहीं थी, तो वो तो थी। वरना तो इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो दूसरी ऑपोजिशन का कहना है कि वो सिलेक्टेड थे। तो इसलिए हमें इन चीजों में जाना नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीकाकार दिया हुआ है, आया वो पूरा हुआ कि नहीं। और ये नाम जो था इनकी तरफ से आया था, इमरान खान साहब की तरफ से आया था जी। ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से आया था। तो लिहाजा अब चूंकि इसका मतलब है कि ये बताना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी, अब साथ नहीं रही तो हमारी हुकूमत भी नहीं रही। तो इस तरह की बातें यूजली नहीं की जाती। और इस स्टेज पे इरफान कादिर साहब, जबकि वो फॉरेन फंडिंग केस कहा है अदालत ने कि 30 दिन में फैसला करें, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लेके जाते हैं तो वो उसकी क्या हैसियत होगी? देखिए, अब ये इससे तो ये जाहिर होता है कि अब फॉरेन फंडिंग का केस चूंकि आ रहा है, सुना जा रहा है, उसमें फैसला आ रहा है, ये पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ताकि हम भी अपना नाम जो है शहीदों में लिखा लें। तो ये तरीकाकार ठीक नहीं है। अगर वो फैसला आता है उसमें फैक्चुअली कोई बातें गलत हैं तो जरूर उसको चैलेंज करें, लेकिन इस तरह से पहले ही इलेक्शन कमीशन को कोशिश करना कि स्टिग्मेटाइज कर दिया जाए और पहले ही एंटीसिपेशन कह देना चाहिए, कह देना कि हम वो उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएंगे। तो अभी तो फैसला आया भी नहीं है, तो इन्होंने पहले ही कैसे एंटीसिपेट कर लिया कि वो फैसला गलत है। और अगर वो फैसला गलत है तो फिर तो वो फैक्ट्स जो उन्होंने लिखेंगे फैसले में वो भी तो गलत होंगे ना। तो उस वक्त करना चाहिए ना ये। अगर ये एंटीसिपेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि इन्होंने पहले से प्लान कर लिया हुआ है कि ये उनके खिलाफ ऐसी चीजें
लाएंगे जिससे कि उनको इन वे उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किया तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। तो इस तरह से एक फोरम जिसने फैसला देना उसको पहले से थ्रेटन करना शुरू कर देना। हमने बहुत सारे गलत फैसले जजेस के होते हुए देखे हैं, लेकिन फैसले से पहले मैं खुद बड़ा क्रिटिक रहा हूं पाकिस्तान की जुडिशरी का, लेकिन मैंने कभी भी फैसले से पहले किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कभी इन एंटीसिपेशन क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि जब फैसला आया तो फिर खुल के क्रिटिसाइज किया और लॉ पे किया, फैक्ट्स पे किया। ये कभी नहीं किया कि मैं अपने ही नोशंस पे या अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स पे मैं कहूं कि अब मैं इनके बारे में मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाऊंगा। ये चीजें तो कभी नहीं होती इस तरह। इरफान साहब, जो अब पंजाब की सूरत हाल है, अब गवर्नर साहब कहते हैं जी उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ, ये मैं अब एजी को लिख रहा हूँ, और ये जो अब एक वहाँ पे एक कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? इसमें कोई कानूनी पेचीदगी है ही नहीं, क्योंकि गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है आर्टिकल 101 के नीचे होती है और 101 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत गवर्नर को वजीर आजम के मशवरे से अपॉइंट करेंगे। ठीक। तो लिहाजा गवर्नर मशवरे से अपॉइंट होंगे और वजीर आजम के मशवरे से ही उनको रिमूव किया जाएगा। इसमें तीसरा तरीका कोई नहीं है और सदर के पास कोई रास्ता नहीं है मां सिवाय इसके कि वो वजीर आजम के मशवरे को माने। हाँ, अगर सदर के पास वैलिड रीजंस हैं तो वैलिड रीजंस दे के सदर पाकिस्तान उसको मौखर कर सकते हैं 15 दिन के लिए, लेकिन वो तो सदर पाकिस्तान ने अभी तक किया नहीं है। तो अगर सदर पाकिस्तान ने उस तरह से रीजंस दे के मौखर नहीं किया तो सदर पाकिस्तान पे लाजिम है कि वो उनकी एडवाइस के मुताबिक अमल करें, और अगर अमल नहीं करेंगे तो सदर पाकिस्तान भी समझा जाएगा कि आइन को पामाल कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इरफान साहब, लास्टली ये एक बात, जो बुज़दार साहब का इस्तीफा था वो कहते हैं जी अब ये सही मंजूर हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने चौधरी सरवर साहब को नहीं दिया था, जो पॉइंट पहले PMLN ने उठाया था कि जी ये प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लिखा गया, उसको गवर्नर ने अप्रूव कर लिया। वही पॉइंट लेके मौजूदा गवर्नर ने AG को भेजा है कि आप राय दें, क्योंकि ये सही इस्तीफा जो है प्रोसेस नहीं हुआ तो मंजूर भी नहीं हुआ। बुज़दार साहब का इस्तीफा तो लिया गया था खान साहब को बचाने के लिए। ठीक। और जब वो इस्तीफा जो है उनका करा दिया, क्योंकि ग्रीवेंस जो था इनकी पार्टी का वो ये था कि चीफ मिनिस्टर जो है वो हमें बदल के दिया जाए, हमें बुज़दार नहीं चाहिए। बहुत सारे इनके जो मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली के वो इनके खिलाफ हो गए थे इस बात पे। ठीक। तो खुद ही इन्होंने उसको इस्तीफा दिलवाया। खुद ही PTI कह रही है कि ये जो इस्तीफा है ये कोई तकनीकी खराबी हो गई है उसमें। तो ये इस तरह का यानी एक चीज करना और फिर बाद में उसको कहना कि वो हुई नहीं है, तो ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ सरीयन गलत बात है। और कोई भी कानून इस तरह से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रुबीना साहबा, ये जो पंजाब में जो कुछ हुआ, चले भाई हम सियासी गुफ्तगू तो करते रहे, पॉइंट स्कोरिंग भी एक दूसरे पे, पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, जिस तरीके का मंजर था, फिर मतलब वो नाकाबिले बयान, ये हम जा किस तरफ रहे हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन? आप भी अपने घर में बच्चे हैं, फैमिली है, लोग आपको कहते नहीं है कि यार आप जो है सेनेट में बैठे हैं, असम्बली में, तो इस काम के लिए बैठे हैं यहाँ पे कि एक दूसरे से हाथापाई, गालम गलोच, मतलब ये कौन सा कल्चर है, किस तरफ चले गए? देखिए हाफिज साहब, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं। जो मनाजिर लोगों ने अपने घरों में बैठे हुए देखे असेंबली के अंदर, ख़ास करके पंजाब असेंबली के अंदर, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। सिर्फ पार्लियामेंट के लिए नहीं, बहैसियत कौम भी हमें इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि ये किस किस्म का कल्चर जो है हम परवान चढ़ा रहे हैं। और चूँकि अफसोस इस बात पे आता है हाफिज साहब कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त बच्चों के लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है टीवी के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली जो घर के बड़े हैं वो ज़्यादातर यही टॉक शोज़ और ये सियासी बहस मुबाहिसे टीवी पे देखते हैं, और वो देखते जब हैं तो साथ आपके बच्चे भी बैठे होते हैं, बच्चे भी यही कुछ देख रहे हैं। तो हम एक जो नई नस्ल है हमारी परवान चढ़ रही है, उसके भी अंदर एक जहर उतार रहे हैं, नफरत का, बदतमीजी का, बदतहजीबी का। इसका सदेबाब बहुत हमें जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और कौमों की जो तहजीब है, मुहज़्ज़ब जो कौमें होती हैं वही तरक्की करती हैं, और इस किस्म की जो हरकतें होती हैं ये कोई तरक्की का ना रास्ता है, ये बल्कि तनज़्ज़ुली का रास्ता है।
आपका इंट्रो मैंने सुना और मैंने आपकी बात बड़े गौर से सुनी सदर मुमलिकत के हवाले से और चेयरमैन हमारे जो ये साबिक वजीर आजम साहब हैं उनके हवाले से। उनकी तो देखें अब आदत पड़ चुकी है कि हर चीज में उनको एक शक का शाइबा नजर आता है, तो वो शक के शाइबे पे पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं। ये भी वो कहते हैं कि भाई अभी उनको खतरा पड़ गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पहले से ही एक साजिश का वो जो है ना बयानिया उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। जो शख्स खुद से एक साजिश जहन रखता हो, साजिशी जहन रखता हो, उसको हर चीज में साजिश नजर आती है। और इस वक्त मजीद चूंकि उनको नजर आ गया है, 4-5 साल तो वो छुपे रहे डिफरेंट तरीकों से, फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से, अपने और चीजों के हवाले से, लेकिन अब जब वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनको अपना नजर आ रहा है कि क्या चीजें मेरे सामने आएंगी, तो ये अभी से एक कहानी जो है शुरू कर ली है ताकि कौम को या जो इनके जानने वाले हैं, इनके मानने वाले हैं, उनके जहन में ये बिठा दिया जाए कि ये शुरू से ही फैसला गलत है। और इस तरह की बातें जो हैं वो ज्यादातर झूठ के पाँव नहीं होते हाफिज साहब, झूठ ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह सकता। शेज़ साहब, जो इमरान खान साहब अब बड़े इज्तिमात कर रहे हैं, तो क्या जो उनका नैरेटिव है जिसे आप झूठ कहते हैं, वो नैरेटिव लोग बाय कर रहे हैं या क्या मामला है कि वो कहते हैं जी बड़ी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, जो गवर्नेंस की खामियां कोताहियां थी वो पीछे चली गई हैं और लोग अब ये कह रहे हैं कि उनको एक साजिश के तहत हटाया गया, लिहाजा लोग अब उनके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तारिक साहब, बात यह है कि जैसे रुबीना साहिबा ने कहा कि झूठ के पाँव नहीं होते। ये टेम्परेरी अगर उनको लग रहा है कि उनके बहुत कोई पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनके जलसों जुलूसों को उनको देख के लग रहा है, लेकिन देखें जो आम आवाम है पाकिस्तान की, जो ये जॉइंट ऑपोजिशन जिन्होंने कलेक्टिवली इमरान खान की हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पे ओवरथ्रो किया है, वो 70% वोट के नुमाइंदा वो लोग हैं। और पाकिस्तान की 70% वोट के नुमाइंदों ने अगर इमरान खान की हुकूमत को ये बेहतर समझते हुए आईनी तौर पे बरतरफ किया है, क्योंकि उनके हमारे जो लोग हैं जिनको हम कम अज कम रिप्रेजेंट करते हैं, वो उन तबकात से ताल्लुक रखते हैं जिनके पास आज 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर उनको नहीं होती। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है, उनके पास दवाइयाँ जो इन्होंने 500% महंगी की, उनके पैसे देने के पैसे नहीं है। उनके घरों में जब बिजली के बिल आते हैं तो वो उनको एंग्जाइटी इश्यूज हो गए हैं, ब्लड प्रेशर के लोग मरीज हो गए हैं, गैस आती नहीं है, बिल ज्यादा आता है। तो ये 3-4 सालों में ये जो हमारी 70-80% अवाम है जो गुर्बत से इस वक्त तंग है, वो इनका अगर ये ख्याल है कि वो इनकी कारकर्दगी भूल जाएंगे और ये 800-900 इन्फ्लुएंसर्स और ये एक्टर्स को जो है वो आगे लगा के और तरीकों से ये ट्वीट्स करवा के और ट्रेंड्स बना के और अपने जलसों में खड़ा करके, उनको अगर ये लगता है कि वो इनकी कारकर्दगी को लोग, और जो इन्होंने गुर्बत और माशी बदहाली की है, जिस तरह इन्होंने करप्शन के, इनके अभी बड़े बड़े स्कैंडल बिल्कुल सामने आएंगे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस, क्योंकि इनको पता है इन्होंने जो 18 अपने अकाउंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए हुए, और तकरीबन अक्टूबर 2014 से ये केस चल रहा है, तब से ये 5 रिट पिटिशंस कर चुके हैं, तब से ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज कर चुके हैं, तब से ये क्लेम, आप यकीन करें हाफिज साहब, 7 दफा तो ये प्ली कर चुके हैं कि ये मीडिया को इन हेयरिंग्स पे आने ना दिया जाए, सीक्रेसी की प्ली ले चुके हैं। तो जो पार्टी ये कर चुकी हो, आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि वो गिल्टी है, उनकी वो गिल्टी कॉन्शियंस है उनकी, जो ये अपना ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं अपने लोगों के आगे। तो जब, और ये मैं आपको बता दूं हाफिज साहब, ये जो इन्होंने इतना बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश है कि ये इन्होंने अपने 200 अराकीन को जो है वो गद्दार करार दे के, नकली खत को हवा में लहरा के और हमारे सारे खारजा ताल्लुकात को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, सिर्फ चंद दिन के लिए अपनी हुकूमत बचाने के लिए। ये आप देखिएगा, ये फॉरेन फंडिंग का जब केस सामने आएगा, ये खुलेगा, तो दुनिया देखेगी कि इस मुल्क में कौन फॉरेन फंडेड था, किसने उस फॉरेन फंडिंग को छुपाया। और ये इमरान खान खुद कहते रहे हैं कि जब आप कोई चीज छुपाते हैं तो वो फिर आप यकीनन करप्शन ही होती है अगर आप उस चीज को छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। तो किन किन मुमालिक से किन किन लोगों ने इनकी पार्टी को फंड किया, वो अकाउंट इन्होंने क्यों नहीं वाजे किए, और इनके आने के 4 सालों में जो मुआशी बदहाली और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की इन्होंने तबाही की,
अगर कोई फॉरेन फंडेड था पाकिस्तान की का दुश्मन, तो वो उसने फंड इमरान खान को किया है, ना कि ऑपोजिशन को किया है। तो ये चीजें जो हैं ये आप देखेंगे इंशाल्लाह लोगों के भी सामने आएंगी, और अवाम को आप 2-4 दिनों के लिए बेवकूफ बना सकते हैं जितनी देर आप बनाना चाहें, मगर आप देखिएगा कि जो लार्जर इलेक्टोरेट है वो इलेक्शन में भी इनके सामने आएगा। आप ठीक है मैं हसन साहब आखिरी जी। बात आप मुझे 1 मिनट दे दें कि इन्होंने आप इस हद तक देखें, इक्तदार हम भी पीपल्स पार्टी और हम आमने सामने थे, हमने एक दूसरे की हुकूमतें 1.5 साल में गिराई, लेकिन गवर्नर भी ओथ लेते थे, सदर भी ओथ लेते थे, काबीना भी बनती थी, इज्जत से मामलात छोड़ के घर जाते थे, इलेक्शन होते थे वापस आते थे। इन लोगों ने हाफिज साहब 2-2 दिन, सिर्फ 2-2 दिन कुर्सी को चिपकने के लिए, इक्तदार ना छोड़ने के लिए आइन की धज्जियां उड़ा दी। उधर इमरान खान ने उड़ाई, उसके बाद स्पीकर ने उड़ाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने लगा था और इस्तीफा देके चला गया। आप यकीन करें डिप्टी स्पीकर ने परसों परसों आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कोशिश की कि सिंगल हैंडेडली जो है ये सेशन हफ्ता आगे कर दें, वो हमें वापस कराना पड़ा कि जी आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का टाइम पूरा हो गया। तो ये 2-2 दिन के लिए, अब उमर चीमा साहब मेरी बड़ी इज्जत है उनके लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं 15 दिन अपने ओहदे पे चिपकने के लिए कि आप जो है वो अब सदर का सहारा ले रहे हैं, सदर साहब जो है वो ऐवान सदर खाली छोड़ के चले गए हैं। तो ये कोई हरकतें हैं इस मुल्क में होने वाली, करने वाली चले हुक्मरानों की। हसन साहब, अब जो शीजा ने 2-3 बातें की, आप जवाब दे दें। एक तो टेम्परेरी फेज है ये जो आप कर रहे हैं, दूसरा ये जो है कि जी ये बात तो ठीक है कि लोग पहले जाते थे, हलफ बर्दारी भी होती थी, ममनून साहब ने पीपल्स पार्टी का लिया, हलफ जरदारी साहब ने किसी और से लिया, ये एक रूटीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होते थे। ये इस बार ऐसी क्या अनहोनी हुई है कि इतनी रुकावटें और इतनी ज़्यादा जो है वो बदमज़गी हो रही है? अच्छा तारिक साहब, एक तो मैं ये कहूँ कि वैसे तो असली तौर पे ना आप टॉक शो का फॉर्मेट ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों मेरी बहनें जो हैं अब तो वो सारी हुकूमत का पार्ट हैं, तो वो 2-3 लोग एक तरफ हो जाते हैं, ऑपोजिशन का एक बंदा रह जाता है, वो टाइम भी कम मिलता है। ये पहले आप कहते थे अपोजिशन एक तरफ हो जाती है, हम हुकूमत एक में रहते हैं। ये अब हम खुद सोच रहे हैं कि फॉर्मेट करें क्या, क्योंकि सब लोग तो हुकूमत में चले गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, टाइम तब भी आप खान साहब के पार्टी को 1/3 दे देते, आज भी 1/3 दे रहे हैं, लेकिन चले इसी के ऊपर अपनी बात करने की कोशिश करते हैं। इतनी लंबी उन्होंने खैर बात भी कर दी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, टेम्परेरी फेज तो बिल्कुल है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और ये टेम्परेरी फेज है, और जो मौजूदा सियासी कानूनी आईनी बहरान है इसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। और जो हैरत की बात है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये सवाल मेरा या मेरी पार्टी का तो है, लेकिन ये जो हमारे हुकूमती पार्टियां ये इनके लोगों का भी सवाल है कि 3.5 साल आप कहते रहे इस असेंबली को बुरा, 2018 के इलेक्शन को बुरा, आप उसकी जो आईनी हैसियत थी उसको सवाल करते रहे, आप कहते रहे कि जी हमने इलेक्शन करवानी है, हमने फ्रेश इलेक्शन करानी है, अवामी मैंडेट लेना है, और आज अवामी मैंडेट से घबराना, और ये तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर अवामी मैंडेट से घबराना, समझ में नहीं आता कि अब ये क्यों घबरा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो हमारी बहन ने कहा ना कि जी करप्शन के भी स्कैंडल होंगे और ये होगा, इस वक्त हुकूमत का तमाम तर फोकस जो है ना वो अपने आप को NRO 2 देने के ऊपर है। और इस वक्त आपको पता है कि पहले बहुत ज्यादा शहबाज साहब ने जो अपनी डेट्स थी वो कमर की दर्द और बाकी डिफरेंट किस्म के जो एक्सक्यूजेस थे उसकी वजह से लिया और अदालती कार्रवाई को जो है वो डिले करवाया, और आते ही जो है वो प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि वो अदालत में ना पेश हो, वो अफसरान जो तफ्तीश कर रहे थे उनको जबरी रुखसत पे भेजा गया। तो ये बुनियादी तौर पे जो है इनका पहला जो फोकस है वो अपने आप को NRO देने के ऊपर है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में जो केस अदालत में है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के, वो अभी कन्विक्टेड हैं। आप अदालत से रुजू करें, जो भी आपकी कानूनी है आप उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये तो लोगों को नजर आ रहा है कि ये चीज किस तरफ जा रही है। और तीसरी बात ये है कि जो लेटर के हवाले से इन्होंने बात की ना कि अभी शिजा साहिबा ने कहा कि जी वो खत एक नकली खत आया, देखिए वो तो आपकी जो कौमी सलामती की कमेटी है उसने ये एक्नॉलेज किया कि ये कोई फेक खत नहीं था, और कुछ जो हमारे सहाफ़ी थे उन्होंने भी ये बात की कि ये खत फेक है, और ये बात साबित हुई कि ये खत फेक नहीं था। दूसरी बात ये है कि कौमी सलामती कमेटी ने और बाद में DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी माना गया कि जी हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत हुई है। अब हमारी इसके अंदर क्या ख्वाहिश है, हमारा मौक़िफ़ ये है
कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस साहब पे हमारा भी एतमाद है, इनका भी एतमाद है, अदलिया पे भी हमारा एतमाद है। वो जुडिशल कमीशन बने, वो इस मामले की तह तक पहुंचे, इन हकायक का तयन करे और उन हकायक को अवाम के सामने रखे। आप मुझे बताएं कि कौन समझदार शख्स जो है वो इस तरह की तजवीज़ से इनकार कर सकता है? तो ये इसमें भी कोई तो ऐसी काफी बात टाइम था। हसन साहब, आप हुकूमत में थे, अनाउंस कर देते कि जी हमने इसका जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। तो जी, उसके अंदर जो सेंसिटिविटी थी आखिर में वो खत भिजवा दिया है। ठीक अब वो जाहिर है कि वो जो चीफ जस्टिस है वही बनाएंगे। ठीक। अच्छा, चौथी बात ये है कि देखें, पंजाब असेंबली का तारिक साहब आपने बात की, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है कि इसके अंदर, हमारी असेंबलियों के अंदर, हमारी मुकन्नला के अंदर इस तरह के वाक़यात हों। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि इन वाक़यात को आप इन आइसोलेशन नहीं देख सकते, इन वाक़यात को आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। आपके मुल्क में जमहूरियत के नाम पे जो हो रहा है, आपको पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। सिंध हाउस के अंदर जो हुआ, जिस तरह 1990 की फिल्म का रीप्ले चलाया गया, जो खरीदो फरोख्त हुई, और आप तारिक साहब बड़े माशाल्लाह न्यूट्रल आदमी हैं, आप मुझे बताएं कि चले कौमी असेंबली में तो वोट नहीं दिया आखिर में जो हमारे लोग जो मुनहरिफ अराकीन थे, लेकिन पंजाब असेंबली के अंदर आप मुझे बताएं कि वो लोग जो इनहराफ करके गए पार्टी से, ठीक। उनके वोट के बगैर किसी सूरत से मुमकिन था? ये हम फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, हॉर्स ठीक। ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को लालच दें, वजारतें दें और फिर जिस तरफ मर्जी ले जाएं पैसे खर्च करके। ठीक। तो ये तो मेरे ख्याल में कि पूरा जो मुआशरा है, पूरी हमारी सियासत जो है इन्हितात का शिकार है, और जाहिर है कि इसको रोकना चाहिए। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, जमहूरियत को आगे लेके जाना है, तो ये तौर तरीके ठीक ठीक बात है। रुबीना साहब, ये जो जुडिशल कमीशन की बात की हसन खावर साहब ने कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाए, इससे आप इसको इंडोर्स करती? बिल्कुल, हम तो कब से कह रहे हैं कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। पर फ्लोर ऑफ द हाउस में हमारे लीडरान ने, हमारे पार्टी के लीडर्स ने कहा है कि सबसे पहले इसका जो है पता करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। एक तो हाफिज साहब, आपके तवसत से मैं इस खत के बारे में कुछ बात जी। करना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम जी। दीजिएगा। पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ वैसे ही आवाम जो है ना वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। उनको ये बार बार कहना कि खत आया है, खत आया है, खत नामी कोई चीज नहीं होती, एक मरासला होता है जो कि एक रूटीन में भेजा जाता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के जो सफारतकार हमारे हैं वो अपने रूटीन में डेली बेसिस पे पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे मरासले जो हैं वो हमारे एम्बेसडर्स भेजते हैं अपनी अपनी एम्बेसी से, जो भी उनकी वहाँ पे रीडिंग होती है या जो भी उन्होंने कन्वे करना होता है, ये डेली का रूटीन है। ये आउट ऑफ रूटीन कोई ऐसा बात नहीं हुई। और मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि चले इनकी बात हम मान लेते हैं कि साजिश हो गई, 200 अरकान जो थे उस साजिश में अमेरिका के साथ शामिल हो गए, जो है सारी हमारे जो बाकी लोग थे, जज जो वगैरह थे, वो भी इस साजिश में शामिल हो गए। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब हाफिज साहब मैं आपके खिलाफ साजिश करूंगी और मेरी साजिश पूरी तरह से मैं मुतमईन हूँ कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, मैंने सारा काम अपना ठीक कर लिया है, तो मेरे दिमाग में अगर कोई मैं पागलपनी होगा कि मैं फिर उस साजिश से पहले आप ही के जो आपका जो अभी लड़का जो आपके साथ बैठे होंगे प्रोड्यूसर्स वगैरह, उन्हीं को मैं बताती हूँ कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर रही हूँ, तो जाके हाफिज साहब को जरा प्लीज बता दें कि आपके खिलाफ ये साजिश हो रही है और बिल्कुल कामयाब साजिश है। भाई आप लोगों ने क्या पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाया हुआ है? कोई लॉजिक होता है? और अगर चले मान लेते हैं कि चले ये सारी बातें ठीक थी, 7 तारीख को आपको ये मरासला मिल गया था, फिर आप 27 तारीख तक इंतजार करते रहे। 27 तारीख को आपने ना वो खत उठाया और लहराया एक जलसे के बीच में कि ये मुझे चिट्ठी आई है, पता नहीं कहाँ से आई है। तो ये सारे ड्रामे बंद करें। और मेरे भाई ने यहाँ पे अभी बात की कि जो है अदालतों के बारे में बात की और इसी तरह से बातचीत की। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं हाफिज साहब कि अदालतों का जितना सामना मेरी लीडरशिप ने किया है, आपने देखा है आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर हमारी शहीद बेनजीर मोहतरमा से लेकर भुट्टो शहीद से लेकर हर एक ने जो है ना अदालतों के सामने पेश हुए हैं। अदालतों ने हमारे खिलाफ गलत फैसले भी दिए हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये जो है ये सारे गद्दार हैं और ये जो है ये पता नहीं किसके साथ मिले हुए हैं, किसके साथ। आप भी अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, आप
प्रिएम्प्ट करके ये तो ना कहें जी कि पहले से जो जज हैं वो गलत हैं, सही। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी गलत हैं, वो गलत फैसला करेंगे इसलिए कि चोर मचाए शोर, इसलिए कि इनको पता है कि ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। हमने तो अपनी इनोसेंस जो थी वो अदालतों में आज तक देखें, हम अदालतों में जो है इल्जामात भुगत रहे हैं, अपने शवाहिद पेश कर रहे हैं, तो इनको किसने ये कोई खिलाई मखलूक हैं कि इनको कोई ना पूछे, इनसे कोई बात ना करे, इनसे किसी किस्म की बातचीत ना हो, बस ये है कि जो ये कहें वो ठीक है, तो मेहरबानी करें इनसे कहें कि मुल्क में मजीद इंतशार ना फैलाएं। इसी तरह की बात की है। मैंने ब्रेक लेनी है, मगर हसन साहब अगर शॉर्टली कमेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोग जमा करके अगर अदालती फैसलों पे सियासी जमातें इस तरह की चीजें करेंगी, इस तरह के रिमार्क्स आए थोड़े से, उस पर क्या कहेंगे? नहीं देखें, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि अदालती फैसले जो हैं वो तो एविडेंस की रोशनी में होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। कोई पार्टी कोई ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने फैसले को अपने हक पे तोड़ मोड़ लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जस्टिस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीन टू बी डन। माशरे में अदल और इंसाफ अगर आपने करना है तो आपने लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना है कि अदालती मामला जिस तरह से कंडक्ट किए जा रहे हैं वो अबव बोर्ड है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन फैसले तो हसन साहब जिसके फेवर में आते हैं वो कहते हैं ठीक, जिसके मुखालिफ आते हैं वो कहते हैं बिल्कुल गलत। ये तो बिला तफरीक और बिला तखसीस। लेकिन हाफिज साहब, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि अदालत ने अभी फैसला दिया नहीं है, आपके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई फैसला दिया नहीं, आपने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है कि जी वो जो है उनके खिलाफ रेफरेंस, तो इसमें मतलब मुझे फॉरेन फंडिंग केस में बाहर किया जा सकता है। ठीक, मुझे इसमें देयर समथिंग टू हाइड। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो शिजा साहिबा से जो चैलेंजेस हैं, जो बात हो रही थी हसन साहब ने भी की, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, हसन खावर साहब, शिजा फातिमा साहिबा मेरे मेहमान हैं। शिजा साहिबा, जो माशी सूरत हाल है, मीटिंग्स हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, शहबाज साहब की मतलब आप भी नज़र आई हैं 2-3 मीटिंग्स के अंदर जो विजुअल थे, ये जो चैलेंजेस की बात हो रही है, चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, और अब जब आप पे बर्डन आएगा कीमतें बढ़ाने का, कुछ और सख्त डिसीजन करने का, तो फिर ये इसका सियासी नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं थोड़ी सी 1-2 बातों की हसन भाई की जवाब दे दूं। इन्होंने बात की कि आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते मामलात को। हम अग्री करते हैं कि आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। देखिए तारिक साहब, 2 चीज़ें होती हैं। हमने कोई, मैं हल्फन कहती हूँ, हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। हम अगर किसी ने, मैं तो ये भी कहती हूँ कि किसी ने पैसे नहीं लिए, कुछ मेरे सामने थे जी, मैं उन लोगों के साथ रही हूँ काफ़ी देर, ये जो इनके मुनहरफ अराकीन थे। बात ये है कि अगर कोई अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता है, अपने वजीर आजम के खिलाफ, आइन उसको इजाजत देता है, और उसके बाद आइन उसकी रिपरकशंस बताता है। आप वोट दे सकते हैं, मगर उसके बाद अगर पार्टी चाहे तो आपको डिसीट होंगे, डिफेक्शन क्लॉज लगी। अब इसमें कोई गैर आईनी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि आपका स्पीकर से लेके, डिप्टी स्पीकर से लेके, वजीर आजम से लेके अब सदर भी जो है वो आइन को पामाल कर दे और आइन की धज्जियां उड़ा दे। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। पंजाब में भी हमने गैर आईनी काम नहीं किया। अगर लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिए, आप जाएं, आप आज जाके उनके खिलाफ डिफेक्शन के रेफरेंस का मूव करें और उनको बाय लॉ हैंडल करें। मगर ये कौन सा तरीका है कि आप गुंडों की तरह, बदमाशों की तरह जो है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चलो मेंबर्स को भी आप डिप्टी स्पीकर पे हमला करते, गैलरीज से लोग आ गए, मतलब इतनी मिसमैनेजमेंट के गैलरीज से लोग बाल नोचे, आप उनको थप्पड़ मारें, आप उनको मुक्के मारें, आपको चेयर का भी लिहाज नहीं है, आपको आईनी पोजीशंस का भी लिहाज नहीं रहा। इतनी क्या इक्तदार की हवस आ गई आपके लोगों के? ऑन रिकॉर्ड है जी, ये जो परवेज इलाही साहब हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि वो किस तरह जो है गैलरी से लोगों को अशर कर रहे हैं, अंदर नॉन मेंबर्स को बुला रहे हैं लोगों को मारने के लिए, और फिर अंगूठे दिखा रहे हैं बुजदार साहब के साथ बैठ के। आपने स्पीकर को बाकायदा एक प्लान के तहत मारा, फिजिकली मारा, वर्बल अब्यूज तो पीछे रह गई, फिर आपने हमारे मेंबर्स को मारा। आप हाफिज साहब, आप कोई शख्स जो वहां पे गैलरी में न्यूट्रल आपका मीडिया का बैठा हो, मैं आपको हल्फन कहती हूँ,
चाहे वो सुहेल ज़िया भट्ट थे, चाहे वो राना मशहूद थे, वो वजीर आला ये जो एक्स हैं हमारे स्पीकर परवेज इलाही साहब, उनको बचाने जा रहे थे। आप वो वीडियो देखें जहाँ पे उनके अपने मेंबरान अच्छे खासे वो सीट पे बैठे हुए हैं, उनको उठा के वो अंदर लेके जाते हैं। देखिए ये ना उम्रें रह गई हैं, ना हमारे सियासी एक हर किसी की कोई क्रेडिबिलिटी होती है पॉलिटिकल। हमने हर चीज गवा दी कि हमें 1 हफ्ते की 2 महीने की जो है वो एक वजीर आला कोई बन जाए, कोई 4 हफ्ते एक्स्ट्रा स्पीकर की कुर्सी पे बैठ जाए। हमारे लिए ये दुख का मकाम है। आप यकीन करें कि दुख होता है, गुस्सा तो बहुत पीछे है। ओवरऑल इस सबके लिए शर्मिंदगी है, मतलब बिल्कुल रुबीना साहिबा ने कहा कि बिल्कुल सही बात की, पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी। हमें पता था कि इनकी इंतशार फैलाने का, देखिए इनके ये वजीर आजम से लेके मारो जलाओ घिराओ करो, ये आज तक बोल रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि हम मार देंगे जला देंगे जमीनों, पता नहीं क्या क्या बातें की इनके। अब ये जो है शहबाज गिल साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, ये पहले दिन से इंतशार फैला रहे हैं। पता तो हमें था कि इन्होंने ऐसा कुछ करना है, और हमारी बाकायदा हमारी पार्टी पॉलिसी थी कि हमारे में से कोई शख्स इनकी गाली का भी जवाब नहीं देगा, और ना किसी ने दिया। फेडरल में भी आप देख लें और पंजाब में भी आप देख लें, इन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे मुल्क में एनार्की फैलाने की कोशिश की है। और ये मेरे ख्याल से कि हमारे लिए एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी शदीद एक ट्रेजेडी है और शर्मिंदगी का बायस है कि हम जो हैं, जिनको कौम को लीड करना चाहिए, यूनाइट करना चाहिए, आज हम अपने आधे मुल्क के नुमाइंदों को आप गद्दार, आप होते कौन है किसी को गद्दार करार देने वाले? आपको किसने ये राइट दिया है कि आप पेट्रियटिज्म के फतवे? पहले हाफिज साहब इन्होंने नामूसे रिसालत को इस्तेमाल किया, एहसन इकबाल पे गोलियां चलवाई, आप अबरारुल हक की तकरीरें निकाल के सुने, इन्होंने हमारे लोगों का जीना महाल कर दिया। हमारे लोग कैंडिडेट खुदा की कसम आके कैंपेन नहीं कर सके, उनको डेथ थ्रेट्स थी, इन्होंने रिलीजियस कार्ड ऐसे इस्तेमाल किया। आज ये उसी तरह उसी पैटर्न पे पेट्रियटिज्म का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह लोगों को गद्दार कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं वो सड़कों पे ना निकलें, उनको गोलियां मारे, लोग गद्दार के नारे लगाएं, उनके ऊपर उनके घरों के घेराव करें, जिस तरह इन्होंने सहाफियों के घरों के घेराव करवाए हैं। शर्मनाक बात है कि किस तरह जो है ये एक बच्चा भी जो है वो अपने खिलौनों को ऐसे नहीं चिपकता जैसे वजीर आजम जो है वो अपनी हुकूमत को चिपकते। मैं जवाब ले लूं जरा हसन साहब से। हसन साहब, शेजा साहिबा ने जो बातें कही हैं, जो कुछ हुआ पंजाब असेंबली, परवेज इलाही साहब का वो कहते हैं जी विजुअल उठा के देख लें, गैलरी से लोग कूदे हैं, एक इसका जवाब दे दें। वो कहते हैं कि जी आप अब ये जो हुब्बुल वतनी वाला कार्ड है उसको इस तरह से खेलना चाहते हैं कि लोग जो है हमला आवर हों अपोजिशन के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत की जो हमदर्दी रखने वाले अफराद हैं उनके ऊपर। देखिए तारिक साहब, बड़ी क्लियर बात है कि जहां भी कहीं वायलेंस होगा मैं तो उसकी मजम्मत करूंगा, और मैं किसी किस्म के वायलेंट एक्ट को ना सपोर्ट करता हूं, चाहे वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर हो या जो स्पीकर साहब के साथ हुआ है वो हो। ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए थी और काबिल मजम्मत हैं। शीजा साहिबा ने कहा कि इनके इल्म में कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत नहीं, मैं इनकी बात पे एतबार करता हूँ, इनको नहीं पता होगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है, और क्या ये हल्फन कह सकती है कि असेंबली के हमारे अरकान को कई रोज़ होटलों में बंद नहीं रखा गया? क्या ये हल्फन कह सकती है कि इन्होंने कहीं सिंध हाउस के अंदर हमारे किसी मेंबर को कोई पैसों की ऑफर या इन्होंने या इनके इत्तेहादियों ने नहीं दी? क्या हमारे जो मेंबरान जिन्होंने इनके हक में वोट दिए हैं उनको क्या वजारतों का लालच नहीं दिया गया? और क्या ये अश्योर करती हैं इस बात को कि जब काबीना इनकी अगली बनेगी, अगर ये आते हैं इक़्तिदार में पंजाब में, तो उन लोगों को वजारतें नहीं दी जाएंगी क्योंकि उन्होंने तो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया? और अगर ये नहीं किया तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि किसी को वजारत दी, किसी को पैसे दिए, किसी को जबर किया, किसी को कुछ किया और उनसे आपने वोट दिलवा दिया। अब बात यह है कि मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि मेरे पास या किसी शख्स के पास ये राइट है कि मैं पाकिस्तान के किसी भी शहरी को ये कह सकूं कि ये मुहब्बे वतन है और ये मुहब्बे वतन नहीं है, या ये गद्दार है और ये गद्दार नहीं है। लेकिन मैं प्रिंसिपल तो ले आउट करने का हक रखता हूँ कि अगर मुझे ये लगता है कि मेरे मुल्क में मुदाखलत हुई है, अगर मुझे लगता है कि मेरे मुल्क में ऐसे अवामिल कार फरमा हैं, तो उसके ऊपर कमीशन बनाएं, उन हकायक का तयन करें और एक क्रेडिबल फोरम ये करें। ये तो मेरा हक है ना कहना। वो तो उसके ऊपर तो कोई एतराज भी नहीं है, वो तो फौरन एंडोर्समेंट रुबीना साहिबा ने कहा जी हमें तो कोई एतराज नहीं, हम तो पहले दिन से। दूसरा, आज इमरान खान साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाना जो है वो गलती थी। आप भी ये समझते हैं क्योंकि आप
काम कर रहे थे उनके साथ, पंजाब हुकूमत के आप तर्जुमान थे, कि ये गलत फैसला हुआ, उस्मान बुज़दार साहब को शायद ना हटाते तो इतना क्योस ना होता जितना बाद में हुआ? देखिए, इस बारे में तो जाहिर है कि इमरान खान साहब ही कमेंट कर सकते हैं। फैसला उस वक्त जब उन्होंने लिया तो मैं उस जगह पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये बात जो उन्होंने साथ की, ये बात तो ठीक है ना कि पंजाब की वजारत आला के बहुत सारे दावेदार थे और वो सारे दावेदार ऐसे थे जो खुद बनना चाहते थे और खुद ना बन सके तो फिर इधर उधर हो गए। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि ये बात पूरी दुनिया के सामने है और इसके अंदर कोई किसी किस्म का सीक्रेट नहीं है। बाकी उस्मान बुज़दार साहब ने जो काम किया है वो हकीकत है और उसके ऊपर अगर आप एक प्रोग्राम करें तो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है और मैं आपको बिल्कुल वो वर्जन दे सकता हूँ जो पंजाब हुकूमत को उस वक्त का वर्जन था और जो उन्होंने काम किया। ये हसन साहब, ऐसे आप अगर मरकज में होते तो शायद सूरत हाल बेहतर होती। शहबाज गिल जैसे आदमी को आपने ऊपर बिठा रखा था तो हर रोज बदतमीजी होती थी। इतनी खतरनाक सूरत हाल में भी आपने तमीज तरीके से बात की है, तो ये आपका हौसला है इस पूरे कल्चर के अंदर। इस पे तो मैं आपकी दाद बनती है। जी रुबीना साहब। नहीं, वो देखिए, आप तो दाद जरूर देंगे लेकिन उनके लीडर ने तो उनको अपना चीफ ऑफ वो स्टाफ बना लिया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? शहबाज गिल साहब की बहुत पहुंच है, वो बहुत अजीम आदमी है और वो सारे देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब है कि जितनी पीटीआई के लोग हैं वो उनके थ्रू होके जो है ना वो खान साहब से मिलेंगे। जी। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ बार बार मेरे भाई ने जिक्र किया सिंध हाउस का। जी। देखिए, सिंध हाउस के अंदर जो लोग रह रहे थे वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रह रहे थे। वो आज तो नूर आलम खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कहा है और इतनी बड़ी कसम खाई है कि कम से कम मैं बहैसियत एक मुसलमान, मैं नहीं समझती कि वो कसम कोई मुसलमान जो है वो गलत खा सकता है। उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई है, तो वो उससे बढ़ के और कोई सच का पैमाना मेरे पास कम से कम नहीं है। सिंध हाउस में लोग रहे अपनी सिक्योरिटी के लिए रहे, क्योंकि ये अगर बेचारे बाहर रहते तो या तो इन्होंने उठवा लेना था, या जो बदमाशी ये कर रहे थे, मार पिटाई सारा कुछ, वो अपनी हिफाजत से, कोई छोटे बच्चे नहीं थे हाफिज साहब कि उनको बहला फुसला के कोई सिंध हाउस ले गया और वहां पे उनको बिठा दिया गया। वो अपनी मर्जी से अपनी हिफाजत के मद्देनजर अपने रखते हुए वो वहां पे रहे। और चूंकि सिंध हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, लेकिन आपने देखा इनका रिएक्शन। अब मैं आपको छोटी सी झलकी दिखाती हूँ कि वो बेचारे अगर बाहर होते सिंध हाउस के अंदर, इनके एमएनएज ने जो है ना वो घुसने की कोशिश की। वो किस लिए गए थे वहां? वो आखिर क्या करने गए थे? वो अंदर जाके क्या करना चाहते थे? ये मुझे जरा मेरे भाई बता देना कि चले, अगर वो समझते हैं कि खुद मुख्तारी और आजादी हर एक की शख्सी की जमानत अगर हुकूमत दे दे, तो फिर क्या जरूरत है लोगों को सिंध हाउस में या बलूचिस्तान हाउस में या कहीं भी सिक्योरिटी के लिए जाने की? हसन साहब, इस पे जरा इस पे कमेंट कर देंगे तो फिर आपकी बात पे शीजा साहिबा का मैं जवाब ले लूं। मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई कि जो 2 एमएनएज गिरफ्तार हुए, फिर थोड़ी देर में फिर छोड़ भी दिए गए। वो अंदर क्या करने चाहते? वो हाथ मिलाने जा रहे थे उनसे जो अंदर बैठे हुए थे। अगर वो वहां पे सिंध हाउस ना होता, सिंध की पुलिस वहां पे ना होती, तो उस दिन किसी न किसी का कत्ल हो जाना था। तो ये चाहते यही है कि 2-4 लाशें इनको मिल जाएं जिसके ऊपर ये सियासत कर सकें और ये पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। और दूसरी बात एक मेरे भाई ने यहाँ पे की कि इलेक्शंस की हम क्यों भाग रहे हैं। देखें, पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शंस तो बहुत आसान थे। जो पीडीएम का जो पहला मौकफ था कि सब लोग जो हैं इस्तीफे दे दें और असेंबली से बाहर आ जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने कन्विंस किया सबको कि नहीं, हमने जो मुकाबला करना है इसके हाउस के अंदर बैठ के करना है और जो भी तब्दीली लानी है इन हाउस तब्दीली लानी है, और वो हमने करके दिखाया है। ठीक, ये कौन सी बातें कर रहे हैं और किस दुनिया में रहते हैं? ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शीजा फातिमा साहिबा, रुबीना खालिद साहिबा, हसन खावर साहब मेरे मेहमान हैं। हसन साहब, ये जो 2 एमएनएज आपके गए थे लोगों के साथ सिंध हाउस के ऊपर, उसका अगर आप जवाब दे दें तो फिर आपने जो बातें की हैं शीजा का जवाब ले लेंगे उस पर। देखिए, मैं आपको फिर तारिक साहब ये कहूँगा कि ये जो पूरा मामला है इसके अंदर हम ये नहीं कर सकते कि हम एक एक फ्रैगमेंट, मैंने आपको पहले एक बड़ी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी कि कहीं भी कोई वायलेंट एक्ट होगा कोई भी समझदार शख्स उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ब्लेटेंटली लोगों की खरीदो फरोख्त होगी, मंडियां लगेंगी, तो लोगों के अंदर गम गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। हमें रूट कॉजेस के ऊपर काम करना है, हमें अपनी जमहूरियत को आगे लेके जाना है,
हमें ये काम नहीं करने, क्योंकि अब वो 90 का दौर नहीं रहा, अब मीडिया का दौर है, हर चीज लोगों तक पहुंचती है। मैंने आपको फिर ये कहूंगा, और ये तारीख में लिखा जाएगा, जब ये वक्त गुजरेगा, इस पूरे दौर को, इस पूरे वक्त को लोग कलमबंद करेंगे, तो फिर समझ आएगी कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। और ये बात पूरी एक पेराए में करने वाली है। हम ये नहीं कर सकते कि जी फलाने वक्त के ऊपर किसी ने ये गलत किया। आप ये देखेंगे पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ है, और ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था। ठीक, शिद्दत साहब, आप जो बात कीजिए, पॉलिटिकल इंसेंटिव दी, वजारतों की लालच, जरूरी नहीं है कि पैसे हों और चीजें, इस वजह से लोगों के ज़मीर खरीदे गए। देखें हाफिज साहब, पहली बात तो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट का हिस्सा एक दफ़ा बन जाता है तो वो उसका राइट है कि वो अगर वजारत वो लेता है तो वो उसका राइट है, और अगर उसको कोई देता है तो वो भी उसका राइट है। उसमें आपसे डिफेक्ट किया, देखिए आप मफरूजों पे तो नहीं ना, हुकूमत भी नहीं चला सकते, आप मफरूजों के ऊपर इस तरह से लोगों पे इल्जामात भी नहीं लगा सकते। आपने खुद कहा मीडिया का दौर है, चीजें छुपती नहीं है, या तो आप प्रूव कर दें कि हमने पैसे दिए हैं, आप बात सामने लाएं। देखिए पिछले 10 सालों से सवाए इमरान खान ने के इल्जाम तराशी के, आप मुझे बता दें कुछ किया है? पिछले 4 सालों से सारे मुल्क की प्रोसिक्यूशन इनके पास थी, सारे मुल्क की FIA, FBI, एंटी करप्शन एजेंसी, सारे मुल्क की हर इदारा, हर मिनिस्ट्री, उसके तमाम कागजात, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स इनके पास थी कि नहीं थी। 4 सालों में किसी एक बंदे पे एक आने की अगर ये लगा सके हो, करप्शन का इल्जाम प्रूव कर सके हो, तो हम जो इस्तीफा देते हैं, नहीं दिया। आप जो हैं, आप इल्जामों पे, आप मफरूजों पे लोगों को इतना पोलराइज कर देंगे कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएं। देखिए मैं फिर कहती हूँ, हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। अगर किसी ने आपके खिलाफ वोट दिया, आपने 4 साल में अपने लोगों को दिया क्या है? लोग अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और आप अभी भी सोचते हैं कि लोगों को पैसों की जरूरत है दूसरी जगह पे जाने की। लोगों के हलकों के अंदर लोग भूखे मर गए, गुर्बत इस वक्त कहां पहुंच गई, महंगाई पिछले 4 साल से डबल डिजिट्स के अंदर है, फूड इन्फ्लेशन 20% से कम आई नहीं इनके दौर के अंदर, बिजली देखें 150% बढ़ गई है। मैं पेट्रोल की बात नहीं करती, इंटरनेशनल फिनोमेना है, छोड़ दें उसको, लेकिन आप ये चीजें तो देखें ना, आपने लोगों के साथ किया क्या? लोग अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं है, वो आपके गवर्नेंस के खिलाफ अगर वोट डाल रहे हैं, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, और ब्लेटेंट इल्जाम लगा रहे हैं, फिर आप उसको प्रूव नहीं करेंगे। आप लोगों को जेलों में आपने डाल दिया, आप हमें कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करें। आपने जो हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका किया क्या? आज चीमा के साथ आपने क्या किया? फवाद हसन फवाद के साथ आपने क्या किया? उनको 4-4 साल जेलों में डाल के, उनके बच्चे जो पैदा हुए थे वो बड़े हो गए, उनके जेल में रहते हुए एक आना उन पे आपने प्रूव ना किया, और आपने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। ठीक है, तो मैं आप इस तरह की इल्जाम तराशियां, मेरे ख्याल से अब अबाउट टाइम कि हम पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करके इल्जाम तराशियों से बाहर निकले और एक्सेप्ट करें कि लोगों ने इनको कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पे डिपोज किया है, इनकी हुकूमत गिर चुकी है। खुदा का वास्ता है, सदर साहब जहां भी छुपे बैठे हैं उनसे कहें रात को आके इज्जत के साथ जो है वो ओथ लें। गवर्नर साहब से कहें, वजीर आजम उनको उतार चुके हैं, इज्जत के साथ जो है वो या तो मुस्ताफी हो जाएं या घर चले जाएं, और ये तमाशा जो इस मुल्क के अंदर लगाया हुआ है उसको बंद कर दें। ये मुल्क जो है अब बर्दाश्त नहीं करता। कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। रुबीना साहबा, इत्तेहादी हुकूमत का चलना कितना मुश्किल, कितना आसान होगा, चैलेंजेस क्या होंगे? क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज हैं और दोनों, मतलब सारी पार्टीज एक दूसरे की बड़ी मुखालिफ भी हैं, राइवल भी हैं। देखिए ये चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन चूंकि मैं समझती हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हेड कर रहे हैं बहुत मुतब्बर पुराने सियासतदान हैं और बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसकी नौबत मैं नहीं समझती कि आएगी। लेकिन जब इलेक्शन वाला मामला, जैसे मौलाना साहब ने कहा, या कोई चीज, इस पे भी आपको जाना पड़ेगा जल्दी। देखिए इलेक्शन तो होने ही होने हैं, चले 6 महीने बाद नहीं तो 8 महीने बाद या 10, ये तो वक्त का तयन कुछ अरसे के अंदर हो जाएगा इलेक्शन। इवन आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा था, तो 7 महीने का टाइम तो उन्होंने भी बताया था कि उससे पहले मुमकिन नहीं है। तो ये एक ऐसा मरहला है जो आना है, उससे जब भी आया, 7 महीने बाद आया या साल बाद आया, ये मरहले में से हम सब ने गुजरना है। हसन साहब, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि पीटीआई कन्फ्रंटेशन के बजाय गवर्नमेंट के साथ बैठे, इलेक्शन की जो चीजें हैं उसके ऊपर या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करे और फिर इलेक्शन डिसाइड करके इलेक्शन में जाए? देखिए, अगर तो इनका मिशन ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट चोरी करना है, तो कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम इनके साथ बैठे।
अगर ये अवामी मैंडेट लेने से घबरा रही हैं तो कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम इनके साथ बैठें। और शिजा साहिबा की बात के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हंगू में जो इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट जो है मेरे ख्याल में सबके लिए काफ़ी है कि अवाम किसके साथ है और किसके साथ नहीं। और अगर आप लास्ट टाइम का मार्जिन देख लें और आज का मार्जिन देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि अवाम के दिल जो है वो किसके साथ धड़कते हैं। ठीक है शिजा साहिबा, लास्ट कमेंट जी आपका। मेरा जी लास्ट कमेंट ये है कि पिछले 3 सालों 4 सालों में दस्तियों के हिसाब से जो है वो बाई इलेक्शंस हुए हैं, और अगर आप एक हंगू में जीत गए आपको बहुत मुबारक हो, हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं, लेकिन आप उनमें से 99% बाई इलेक्शंस हारे हैं और उसकी भी कोई वजह होगी, उसकी भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होगी। मैं लाइटर नोट पे एक बात कहूँगी, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हम ऑफिसर्स तब्दील कर रहे हैं। हम इतने करप्ट थे, आपके मुताबिक इतने करप्ट थे, मगर आपके ऑफिसर्स इतने नालायक थे कि वो कुछ प्रूव ही नहीं कर सके। तो हम चाह रहे हैं कि एक बेहतर टीम आए जो बेहतर तरह से प्रोसिक्यूशन करे, जरा जल्दी प्रोसिक्यूशन करे। हम इतने करप्ट लोगों को अगर वो 4 सालों में अरबों खरबों की करप्शन नहीं पकड़ सके तो मतलब उनकी यकीनन कॉम्पिटेंस में मसला है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी थी कि नैब की भी कॉम्पिटेंस में इश्यूज हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जरा कॉम्पिटेंट लोग आए और प्रोसिक्यूशन ठीक तरह से हो जाएगी। हसन साहब वो कहते हैं काबिल अफसर लगाएंगे ताकि आपकी करप्शन की चीजें निकलें। देखें जो हम तो अपनी बात शख्स करते इनकी हैं कि हम करप्शन किसी के को नहीं केसेस अनअर्थ किए वो सारे ही इनकॉम्पिटेंट हैं इत्तेफाक से। और बात यह है कि आते ही जो पहला ऑर्डर ऑफ द डे था ओथ लेने से पहले शहबाज साहब का वो ये था कि वो प्रोसिक्यूटर अदालत में ना पेश हो। पर ये बातें तो आवाम के सामने अब चलें। और मेरा नहीं ख्याल कि ये छुपाई जा सकती हैं। ठीक, रुबीना साहिबा, शिजा साहिबा और हसन खाबर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।